हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम्स प्लेस। और हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, उसी सीरीज में जो आगे का लेक्चर है वो अब हम देखने वाले हैं। हमने कुछ बेसिक्स पहले वाले लेक्चर में क्लियर करे थे और उनके बेस पे हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करे हैं। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि कैसे एरर सॉल्विंग भी हमें हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो आज हम सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस का, जिसका नाम है, देखिए ये आपके सामने, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, क्या नाम है जरा ध्यान से देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, अब क्या क्या है फंक्शन इनके, कैसे इनका यूज करना है, तो याद रखिए ये डेवलप करते हैं रिलेशन को, दो वाक्यों के अलग अलग हिस्से, उनको जोड़ने का भी कार्य ये वैसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बता सकते हैं कि पहले हिस्से का दूसरे वाला जो सेगमेंट है आपका सेंटेंस का पार्ट है, कैसे उसको रिलेट करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके टाइप्स। तो आपके सामने देखें यहाँ पे विच, दैट, हु, हुज, ये सारे के सारे ही इनफैक्ट आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। ठीक है, अब कैसे ये काम करते हैं वो हम आपको एक एक अलग अलग मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हु का काम अलग है, हुज का काम बिल्कुल अलग हो जाएगा, दैट कैसे डिफरेंट है। ठीक है, और कैसे इनके बेस पे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो चलिए थोड़ा सा आप पढ़ लें और लिखते जाएं साथ में, या फिर एक स्क्रीनशॉट करते जाएं। ठीक है, तो हु जो है, ठीक है, हु की एक खास बात है, जरा आप याद करिएगा, जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने एक टेबल बनाई थी, जो फर्स्ट नंबर पे हमने एक टेबल सीखी थी, दैट वाज ऑफ फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस। और वहां पे हमने देखा था कि कैसे जो हु है, हुज है, वो भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये देखिए जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु, और हम हुज का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन सिर्फ ये तीन नहीं, विच और दैट का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब कौन सा ये क्लैरिटी आनी चाहिए। ठीक है, सो हु इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, whom is used as the object of a verb or the object of a preposition, and whose is used as an adjective denoting possession. Now be very clear and be very peculiar about these definitions. अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर है ना, तो आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी कंसेप्ट को समझने में। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो ये पूरी सीरीज का फर्स्ट हमारा जो लेक्चर है, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वो लेक्चर आपको इजीली मिल जाएगा, उसका नाम है लेक्चर 1 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के नाम से अगर आप वो लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं अभी आपको वापस से हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको वापस से समझाने वाली हूँ क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो याद रखिए, जो करता होता है, एक्शन करने वाला व्यक्ति, हमेशा वो कहलाता है सब्जेक्ट, और जिस पर एक्शन होता है वो होता है कौन, ऑब्जेक्ट। तो हु इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, whom is used as the object, whereas whose is used as an adjective denoting possession. याद करिए, जब हम बात कर रहे थे पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन की, देयर का यूज किया था, हिज का यूज किया था, हर का यूज किया था, इट्स का यूज किया था, मल्टीपल टाइप के हमने यूजेस देखे थे वहां पे। लेकिन अब हम देखने वाले हैं इनका इंडिविजुअल यूज, तो अब घबराइए नहीं, हमारे साथ साथ पढ़ते चले जाइए, एक एक इंडिविजुअल कैसे हमको यूज करना है। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे आपके सामने सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन मैं आपको समझाने वाली हूं, जो कि क्या है, जो कि क्या है, ध्यान से देखिए, जो कि है आपका हु। ओके, तो देखते हैं क्या बोल रहा है हु, क्या बताता है हु। तो हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ध्यान से सुने मेरी बात को, जब भी आपको डिनोट करना है कर्ता और सेंटेंस के पहले वाले और दूसरे वाले हिस्से में रिलेशन बताने का कार्य करना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बेस पर, तब हमेशा किसको यूज करोगे आप, हु को यूज करोगे। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, द चाइल्ड हु सिक्योर्स द हाईएस्ट मार्क्स विल रिसीव अ ट्रॉफी। What is your sentence saying here? What is the sentence is saying? Let's see. वह बालक, वह बच्चा, वह स्टूडेंट जो हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसे एक ट्रॉफी अवार्ड में दी जाएगी। जरा देखिए यहाँ पे जो द चाइल्ड लिखा हुआ है वो कौन है, वो सब्जेक्ट है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, हु का। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बोला है, क्योंकि द चाइल्ड मतलब सेंटेंस का जो पहला मेन क्लॉज है उसका रिलेशन बताया है आगे वाले क्लॉज से, आगे वाले सेंटेंस के हिस्सों से। आपको क्लॉज में बहुत डीप जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बच्चे क्लॉज की खूब पढ़ाई करते हैं, परेशान होते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए जरा एकदम आपको ध्यान में समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि द चाइल्ड कौन,
जो हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हु नाम का शब्द आया तो इसने रिलेशनशिप डेवलप करा। किस किस चीज में रिलेशनशिप डेवलप करा? सेंटेंस के आगे वाले और उसके बाद वाले हिस्से। ठीक है, चलिए सेकेंड सेंटेंस हम देख लेते हैं। माई ब्रदर हु इज लर्निंग पंजाबी वॉन्ट्स टू ट्रैवल टू पंजाब। मेरा भाई जो आजकल पंजाबी सीख रहा है वो पंजाब में ट्रैवल करना चाहता है, वो पंजाब जाना चाहता है, तभी तो वो पंजाबी लर्न कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है? माई ब्रदर। कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होता है? सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता। और आपको अभी समझाया कि हमेशा सब्जेक्ट किसके लिए यूज होता है? हु के लिए। ठीक है, आई होप आई एम गेटिंग इट वेरी वेरी क्लियर। यस, चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट वाले रिलेटिव प्रोनाउन को, जो कि है whom। तो हु का प्रयोग वैसे अगर मैं देखूं तो अगर आपने हु का प्रयोग सुना है, who are you is the most common sentence you've ever heard, right? ठीक है, लेकिन whom भी यूज किया जाता है। इसके बाद मैं आपको अंतर समझाऊंगी कि भिन्न कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे who और whom में। तो whom क्या बताता है? देखिए, whom हमेशा किसको डिनोट करता है? ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कार्य किया जाता है। चलिए जरा ध्यान से हमारे पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द गर्ल whom we visited is her sister। ठीक है, वह लड़की जिसको हमने विजिट किया था वह तो उसकी बहन है, सिस्टर है। यहाँ पे एक्शन करने वाले तो वी हैं, तो सब्जेक्ट तो अवेलेबल है। लेकिन जरा देखो, ये जो whom का प्रयोग है ना बेटा, ये किसके लिए हुआ है? ये हुआ है द गर्ल के लिए, जो यहाँ पे कैसा कार्य कर रही है? जो यहाँ पे कैसा कार्य कर रही है? जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। मतलब दोनों बातों को बहुत साफ साफ रखना पड़ेगा। अगर आपका रिलेशनशिप वहां पे बताया जा रहा है सब्जेक्ट के लिए तो हु, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए अगर वही बात आ गई तो whom। चलो अगला वाक्य देखो जरा क्या लिखा हुआ है। जॉन whom we will meet tomorrow will be our guide। जॉन जिससे हम कल मिलने वाले हैं वह हमारा गाइड बनने वाला है। तो देखिए जरा, कार्य करने वाले तो यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन देखो ये जो वी लिखा हुआ है इसके लिए whom का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। ये जो whom है ये डिनोशन किसका है? जॉन का। जॉन मतलब कि ऑब्जेक्ट जिसपे कार्य होने वाला है, उस कारण से यहाँ पे हमने whom का प्रयोग करा है। अगर मैं इस सेंटेंस में who लिख दूं तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसके बाद में दो वाक्य ऐसे बताऊंगी जिससे आप आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओके, नाउ द लास्ट सेंटेंस। ठीक है, व्हाट इज इट सेइंग? द गर्ल टू होम यू गेव योर अम्ब्रेला लिव्स नियर माई हाउस। वह लड़की जिसको तुमने अपना अम्ब्रेला दिया था वह मेरे घर के पास ही रहती है। कार्य किसने किया? कार्य तो यू ने किया है, सब्जेक्ट तो अवेलेबल है। लेकिन जरा देखो, ये जो whom है ये यू के लिए नहीं होकर के किसके लिए आ रहा है? हमारे ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, तो इस कारण से whom जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो दिक्कत में आ जाते हैं, वो बोलते हैं मैम समझ में नहीं आ रहा कब हु लगाना है और कब whom लगाना है। तो मैं आपका 2 मिनट में डाउट क्लियर करने वाली हूँ अब। ठीक है, तो जल्दी से मेरे साथ में देखते जाएं। आई एम गोइंग टू राइट 2 सेंटेंसेस ओवर हियर। ठीक है, मैंने बोला दिस इज द बॉय हु विल represent us in the competition. Okay, now my second sentence goes like this. This is the boy whom the mother loves the most. ओके, आई हैव टू सेंटेंस ओवर हियर। मैं आपका डाउट क्लियर करने वाली हूँ। मैं आपका एक डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि कब आपको हु का प्रयोग करना है और कब आपको whom का प्रयोग करना है। ध्यान से देखिए बेटा इन वाक्यों को। एक जगह मैंने हु का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ओर मैंने किसका प्रयोग किया है? whom का। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए 2 डेफिनेशन साफ साफ पता होनी चाहिए, जो कि होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट मतलब एक्शन करने वाला। यहाँ पे क्विज में कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने का कार्य कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, मतलब ये लड़का काम कर रहा है। अभी ये जो बॉय है ये कार्य कर रहा है, मतलब ये बन चुका है कर्ता, और क्योंकि ये बन चुका है कर्ता इसलिए मैं इसके लिए किसका प्रयोग करने वाली हूं? हु का प्रयोग। लेकिन नेक्स्ट वाले वाक्य में देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, दिस इज द बॉय whom द मदर लव्स द मोस्ट। यहाँ पे स्नेह का कार्य तो द मदर कर रही है, इसलिए सब्जेक्ट तो अवेलेबल है हमारे पास। जिस व्यक्ति पे कार्य हो रहा है वह है ये द बॉय, वह है ये द बॉय, जिस कारण से अब जो द बॉय है वो सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट तो द मदर है, जिस पर कार्य हो रहा है वो है द बॉय, और इस स्थिति में ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव प्रोनाउन आपको यूज करना है तो हु। आई होप अब क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, तो अब जाते हैं वापस से हम पीछे और अब बात करते हैं जल्दी से अगले की। ठीक है, तो हमने हु का प्रयोग देखा है सब्जेक्ट के लिए और हमने whom का प्रयोग देखा है ऑब्जेक्ट के लिए। थर्ड वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है जो पोजेशन को बताता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा होता है, इनफैक्ट एक आप JF देख रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, एंड हुज फॉल्ट इज दैट। अ वेरी फेमस कॉमेडी सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो शिट्स क्रीक करके एक बहुत फेमस कॉमेडी सीरीज, उसी का सीन वहां पे मैंने लिया हुआ है, एंड हुज फॉल्ट इज दैट, यह किसकी गलती है। तो जब भी आपको पोजेशन बताना है, ठीक है, तो जब भी आपको पोजेशन बताना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हुज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जरा, हमें बताना है पोजीशन और इसी प्रकार से हमने यूज किए हैं इसके उदाहरण, इसी प्रकार से हमने यूज किए हैं इसके एग्जाम्पल। द मैन हुज हाउस वॉज सोल्ड विल लीव दिस टाउन, वह व्यक्ति जिसका घर बिक गया, ठीक है, जिसका घर बेचा जा चुका है, वह कल इस टाउन से चले जाएगा, छोड़कर चले जाएगा। ठीक है, तो जिसका काके की का जहां यूज आया आपको किसका प्रयोग करना है? हुज का। देखिए जरा, माई ब्रदर हुज फैमिली लिव्स इन अमेरिका विल विजिट अस फॉर फ्यू डेज, मेरा वह भाई जिसका परिवार अमेरिका में रहता है वह हमसे कुछ दिन के लिए मिलने आने वाला है। तो देखो जिसका परिवार, अगेन वी आर यूजिंग काके की, हिंदी वाला जो काके की है उसका प्रयोग हम देख पा रहे हैं जो बताता है किसको? अधिकार को, यानी कि पोजेशन को। तो हमेशा हुज का प्रयोग याद रखिए, पोजेशन के तौर पे, पोजेशन को बताने के लिए ज्यादातर करके आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो जरा, दैट सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए जरा, तो एज रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन रेफर टू ईदर पर्सन और थिंग्स। भाई दैट में थोड़ा सा ये नहीं है कि सिर्फ नॉन लिविंग बींग्स को ही बताएगा या लिविंग बींग्स को ही, किसी भी चीज को बता सकता है। तो मैं इसका एक बहुत छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। स्पेसिफिकेशन का मतलब दैट होता है। स्पेसिफिकेशन मतलब मैंने कहा देखो ये वही दुकान है जिसपे हम लोग कल शॉपिंग करने गए थे, तो आपने स्पेसिफाई करा है, क्योंकि चीजों को स्पेसिफाई करने का मतलब होता है जब आप चीजों को क्या कर देते हो, एक जगह कंफाइन कर देते हो कि हर कोई सी नहीं, वही वाली दुकान जिसपे हम शॉपिंग करने गए थे। ठीक है, देखो ये वही लड़का है जो फर्स्ट आया था, हर कोई सा लड़का नहीं, वही वाला लड़का, वही स्पेसिफिक लड़का जो फर्स्ट आया था। जब उसी की बात करोगे ना तो आप किसका प्रयोग करोगे? द का। तो याद रखिए बेटा, जब भी स्पेसिफिक चीजों को बताना है, जब भी एक्यूरेट चीजों को बताना है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? दैट का। देखो जरा, द गर्ल्स दैट वर हियर यस्टरडे विल रिटर्न इन अ वीक, वही वाली जो गर्ल्स जो कल यहाँ पे थी वो एक वीक में वापस आ जाएंगी, हर कोई सी नहीं, वही वाली लड़कियां। ठीक है, द बैग दैट वॉज ऑन द स्टेप्स बिलोंग टू अवर टेनेंट, तो सीढ़ियों पे जो बैग रखा हुआ था, हर कोई सा बैग नहीं, हर कोई एरा गैरा नट्ठू कैरा बैग नहीं, वही वाला बैग जो सीढ़ियों पे रखा हुआ था वो तो हमारे टेनेंट्स का था। तो देखो जब जब आप रिलेशन बताओगे, द बैग का रिलेशन बाकी वाक्य के साथ, द गर्ल्स का रिलेशन बाकी वाक्य के हिस्सों के साथ, तो आप जब भी स्पेसिफाई कर रहे हो आप किसका प्रयोग करते हो? दैट का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो जरा सा एक पीछे 2 मिनट में फटाफट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखो जरा क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमने देखा है यहाँ पे हु हो गया है, हुम हो गया है, हुज हो गया है, दैट हो गया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक और चीज लिखी हुई है, लेट्स सी, लेट्स चेक। तो दैट कैन बी यूज्ड फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग नाउन्स फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल्स। भैया जो दैट है वो भेदभाव नहीं करता, एक वचन बहुवचन सब में आप यूज कर सकते हो। आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी, he that is content is happy, वो व्यक्ति जो संतुष्ट है वह खुश है। ठीक है, I have lost the, वही वाली बुक जो तुमने दी थी ना, वही घूम गई भाई मेरे से। ठीक है,
फिर नो प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर दैट, इफ एनी प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड टू बी यूज इट इज यूज्ड इन एंडिंग पोजिशन। देखो आपको अगर यूज करना है ना दैट के साथ में प्रीपोजिशन तो भाई आखिरी में लगा दो। सो वी नो दैट द हॉस्टल शी लिव्स इन, हमें वो होटल पता है जहां पे वो ठहरी हुई है। देखो प्रीपोजिशन आखिरी में लगा है, ठीक है, देख पा रहे हैं? यस, आपको समझ में आ रहा है? आगे देखिए, दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट। तो बेसिकली आपके रूल में ये बोला गया है कि अगर आप किसी सेंटेंस में दैट का प्रयोग कर रहे हैं तो वैसे तो प्रीपोजिशन मत ही लगाइए, और अगर लगाना चाहते हैं तो एंडिंग में लगा सकते हैं। एक रैरिटी मैं आपको बताती हूँ, बहुत कम ऐसे वाक्य हैं जो प्रीपोजिशन से जो सेंटेंस है वो एंड होते हैं। इंग्लिश में यूजुअली अगर आपको एंडिंग करनी है तो ऑब्जेक्ट से होती है, प्रीपोजिशन से एंडिंग बहुत कम होती है, इसलिए ये थोड़े वाक्य कैसे हैं, थोड़े से रेयर टाइप के हैं। चलिए, तो दैट का हमने तीसरा रूल अब हम देखने वाले हैं। इन अ सेंटेंस आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स इज जनरली यूज, दैट का प्रयोग इनके बाद में ये जो शब्द यहाँ पे लिखे हैं, कौन कौन से शब्द भाई? ऑल, एनी, एनीबॉडी, ठीक है, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन, इन सब के आगे आप दैट का प्रयोग बिल्कुल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक उदाहरण के तौर पे क्या लिखा हुआ है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है, ये देख लेंगे स्ट्रक्चर। वैसे तो आपको स्ट्रक्चर खुद नहीं बनाना है, आपका जो सेंटेंस आएगा या तो हम उसको एरर के रूप में सॉल्व करेंगे या तो हम उसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में सॉल्व करेंगे। देयर वॉज नन दैट डिड नॉट सपोर्ट द कॉज, जरा देखो यहाँ पे दैट का प्रयोग लिखा हुआ है, तो नन के साथ में भी हामी भरी है, ऑल के साथ में भी दैट का प्रयोग हो सकता है। ये जितने भी शब्द हैं इनफैक्ट आप ऑल का दैट का प्रयोग इनके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला, आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाउ लिसन अप, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इंटेरोगेटिव, मतलब प्रश्न पूछने वाले। प्रश्न अगर आपको पूछना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछना है, तो उनके लिए किसको यूज करना है? ज्यादातर करके आप हु को या दैट को यूज करते, इसको व्हाट को यूज करते हो, उनके साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? दैट का। चलिए, सो व्हाट इज इट दैट यू कांट सॉल्व, इतने सारे प्रश्नों में से ऐसा कौन सा प्रश्न है भाई, इतनी पढ़ाई करने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते? तो देखो मैंने कॉम्बिनेशन लिया है व्हाट के साथ में दैट का, फिर अगले सेंटेंस में कॉम्बिनेशन देखोगे तो हु के साथ में दैट का। हु वॉज देयर दैट यू वर टॉकिंग विथ, वह कौन था जिसके साथ में तुम इतनी देर से बात कर रहे थे। चलो अब जाते हैं आगे। अगला रिलेटिव प्रोनाउन है आपके सामने जो कि है विच। हु पढ़ लिया, हुम पढ़ लिया, हुज पढ़ लिया, दैट पढ़ लिया, और पांचवा पढ़ने वाले हैं विच, ठीक है। तो पहले यहां पे देख लेते हैं हमारी क्या बात कही गई है। व्हेन यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन विच रेफर्स ओनली टू थिंग्स, भाई जब जब रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करना है सिर्फ वस्तुओं के लिए। When used as an adjective or interrogative pronoun which can refer to either person or thing, ठीक है। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो और उससे आपको बहुत इजीली बात समझ में आएगी। ज्यादातर करके तो अजीवित वस्तुओं के लिए, मतलब कि नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए ही आपको विच का प्रयोग करना है, लेकिन अगर बहुत सारे व्यक्तियों में से किसी एक को पिक करना हो तब आप विच का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। यस, तो देखिए जरा, द बुक विच परचेज लास्ट वीक इज वेरी यूजफुल, वह बुक जो पिछले हफ्ते ही खरीदी वो बहुत अच्छी है। द चॉकलेट विच आई एट यस्टरडे वॉज टेस्टी, वैसे तो यहाँ पे द बुक भी नॉन लिविंग थी और द चॉकलेट भी नॉन लिविंग थी, तो वैसे तो विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है, लेकिन देखो मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस अभी बताने वाली हूँ, ध्यान से बोर्ड पर देखते जाइए, ठीक है। अब मैं आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है, जल्दी से बोर्ड पर देखिए। और एक एक्सेप्शनल केस मैं आपको बताती हूँ, इनफैक्ट आया हुआ प्रश्न है एसएससी में, और आप देखेंगे कि कैसे उसको यूज किया जाता है। तो अभी अभी एक बात समझाई, पूरा रिवीजन क्विक है ना, 2 मिनट में पूरा रिवीजन होने वाला है, कि सब्जेक्ट के लिए बात करनी हो रिलेटिव प्रोनाउन की तो ऑप्शन में कौन है? हु। ऑब्जेक्ट के लिए करनी है तो ऑप्शन में कौन है? हु। अगर लिविंग बीइंग्स के लिए पोजेशन बताने वाली बात हो गई तो ऑप्शन में कौन है? हुज। और अगर नॉन लिविंग की बात हो गई और आपको अगर पोजेशन बताना है तो क्या है हमारे पास ऑप्शन में? विच।
लेकिन एक एक्सेप्शनल केस आता है बेटा, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि ये आया हुआ है क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत सारी एग्जाम्स में। तो मैं आपको बताने वाली हूं एक चीज कि वैसे तो बोला जाता है कि नॉन लिविंग का प्रयोग करो विच के लिए, लेकिन जब बहुत सारे लोगों में से एक को चूज किया जाता है, जैसे मैंने बोला विच इज योर ब्रदर फ्रॉम द क्राउड। देखिए जरा इस वाक्य को देखिए, क्या लिखा हुआ है, विच इज योर ब्रदर फ्रॉम द क्राउड। इस पूरी भीड़ में से तुम्हारा भाई कौन सा है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे देखा है कि कैसे एक्सेप्शनल तरीके से नॉन लिविंग ही नहीं, लिविंग के साथ भी आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, विच के साथ प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो जरा, तो जब आपने ब्रदर मतलब कि लिविंग बीइंग का बात करी यहाँ पे, तो आपने किसका प्रयोग किया, विच का। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। और छोटा सा यूज दिखाऊं जो कि नॉर्मल केस है, तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बात कही, तो हम लोग बोलेंगे विच इज योर कार। ठीक है, और या फिर whose car is this। अब दोनों प्रश्नों को, दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब मैं पहले वाले प्रश्न की बात करती हूं तब मैं लिविंग बीइंग की बात नहीं कर रही हूं, मैं पूछ रही हूँ इतनी सारी कारों में से तुम्हारी वाली कौन सी है भाई, लाल वाली है, ब्लैक वाली, कौन सी वाली है। तो यहाँ पे विच का प्रयोग तो नॉन लिविंग के लिए आ रहा है। ठीक है, whose car is this, ठीक है, यह किसकी कार है, तो यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, लिविंग बीइंग के लिए। अंतर देख लीजिए आप ध्यान से, लेकिन मैंने एक्सेप्शनल केस भी लिखा हुआ है, इसको प्लीज कंसीडर कर लेना। चलो अब जाते हैं आगे। आ गई है बारी क्वेश्चंस की, क्योंकि कितनी ही थ्योरी पढ़ ली जाए, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमें तो कंसेप्ट भी क्लियर करना है इस पूरी सीरीज में, प्लस क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो एक ही डायरेक्शन है छोटा सा, जो हम पहले भी कर चुके हैं, फाइंड द एरर। चलो भाई, तो पूरे वाक्य में से अब एरर निकालनी है, आ जाइए जरा फटाफट। द इंटरव्यूअर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इंटरव्यूअर, इतना नहीं बोलना है, जल्दी से बोलेंगे इंटरव्यूअर। क्या बोलेंगे, इंटरव्यूअर। इंटरव्यू नहीं होता, इट्स इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशंस भी सुधारते चलेंगे। द इंटरव्यूअर वाज आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा कि तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट से आए हो। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी, पिक करने की बात होती है, जब हम चूज करते हैं तो किसका प्रयोग होना चाहिए बेटा, विच का। तो देखो गलत प्रोनाउन वहां पे लगा के रखा है रिलेटिव वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच। तो वाक्य कुछ ऐसा जाएगा, देखो ध्यान से सुनो। द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। यस, आई होप इट्स क्लियर। और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। इसके पहले ना मैं एक कंसेप्ट आपको समझा देती हूँ, बहुत इजी और छोटी सी बात है। देखो भाई, नाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बताई, वो जो भी वर्ड्स जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसको, नाउन को, है ना। तो देखो जरा, मैं अगर राम लिख रही हूं और इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या मैं दे से कर पाऊंगी, नहीं, मुझे तो इसको सब्स्टिट्यूट ही से करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख रही हूं तो इसका सब्स्टिट्यूट बेटा क्या हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूट दे हो पाएगा, इसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकता। बोलने का ये मतलब, अगर नाउन आपका सिंगुलर तो उसका प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अगर नाउन आपका प्लूरल तो उसका प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। साफ बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आगे की बात बहुत इजी हो जाएगी। देखिए जरा प्रश्न को देखिए, क्या लिखा हुआ है, रूलिंग पार्टी। क्या लिखा है, पार्टी लिखा है कि पार्टीज लिखा है, एक ही लिखा है ना, एक वचन है ना, पार्टी। तो द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। जो रूलिंग पार्टी थी, जो पार्टी रूल कर रही थी, वो अड़ गई कि नहीं नहीं, हमें तो ये बिल को पास करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो कि एक वचन है, एक वचन का अर्थ होता है सिंगुलर,
ठीक है, एक वचन का क्या अर्थ होता है? सिंगुलर। और क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमें इसका प्रोनाउन भी कैसा यूज करना पड़ेगा? सिंगुलर। देखिए जरा कितनी बड़ी गड़बड़ थी। ठीक है, तो ये आ गई है आपकी एरर। आंसर क्या आ जाएगा? सी। व्हाट इज योर आंसर? सी। चलिए आगे जाते हैं। महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन, माइंड यू व्हाट इज रिटन ओवर हियर? वन। आपका प्रोनाउन यहाँ पे वन है। वन का मतलब एक नहीं है, वन तो हम सब लोगों को बोल रहे हैं। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स, सबको दूसरे धर्मों का भी उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि खुद के धर्म का करते हैं। हिम ऑन नहीं बेटा। जब आपने वन की बात करी तो आपका प्रोनाउन भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए, मतलब कि वंस। ठीक है, तो आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। महात्मा गांधी taught us that one should respect the religion of others as much as one's own. Okay, I move on to the next one now. ये आपके 2-3-1 रूल पे बेस्ड है। याद करो पिछले लेक्चर की सीरीज में मैंने आपको एक बात सिखाई थी जिसमें सीक्वेंसिंग थी। ठीक है, सीक्वेंसिंग क्या थी? 2-3-1। सो उसका एक एक्सेप्शनल फॉर्म भी बेटा हुआ करता था। और एक्सेप्शनल फॉर्म का क्या नाम था? एक्सेप्शनल फॉर्म में बातें बदल जाती थी, उसकी जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है वो बदल जाता था, वो 1 2 3 हो जाता था। ठीक है, तो देखो, he, you and I will manage this problem together. This is talking about a problem, means that's a negative sentence. Third person, second person, first person. Very very wrong, very very incorrect. कैसे करूं करेक्ट? एक एक्सेप्शनल केस पढ़ाया था मैंने, आपको बताया था कि जब भी आप बात करेंगे नेगेटिव सिचुएशन की तो आपकी सीक्वेंसिंग कैसी हो जाएगी? I, you and he. Yes, I hope it's very very clear. ठीक है, तो आपके ए पार्ट में ही एरर निकल गई है। यहाँ पे तो बहुत इजीली आपको बात समझ में आ गई, अगर आपको वो रूल समझ में आ गया होगा तो। चलो अगला देख लेते हैं। अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट, यदि 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स उसके पार्टी ज्वाइन करने का अपोज नहीं कर सकते तब तक मुझे उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तब तक उसकी मेंबरशिप की जो एप्लीकेशन है वो तो मुझे स्वीकारनी ही पड़ेगी। कब तक? जब तक कम से कम 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स उसके पार्टी, उसके क्लब ज्वाइन करने का अपोज नहीं करते। बेटा हिम ज्वाइनिंग नहीं, हिज ज्वाइनिंग। देखो जब मैं बोल रही हूं ना, जब मेरा उच्चारण हो रहा है इस चीज का, तो उसका ज्वाइन करना, क्या लिखेंगे? उसका ज्वाइन करना। उसका ज्वाइन करना वाली बात हो रही है, तो काके की वाली बात जैसे ही करते हो तो हमेशा पोजेशन रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? हिज, जिस कारण से बी वाले पार्ट में आ गई है एरर। चलो अब मैं बढ़ती हूँ आगे और मैं देख रही हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे सामने है। और अगर आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के कंसेप्ट हो गए हैं अभी अभी क्लियर, तो ये तो आपको वैसे 2 मिनट में बन ही जाना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, हियर इज द मैन हुम आई थिंक कमिटेड द क्राइम। यह वही व्यक्ति है जिसने क्राइम कमिट किया है। कार्य करने वाले व्यक्ति ही की तो बात कर रहे हो। कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा कर्ता होता है, मतलब कि सब्जेक्ट होता है। और क्योंकि सब्जेक्ट होता है तो हु का प्रयोग करना चाहिए था। आपका आंसर आ जाएगा बी। वेरी इजी इट वॉज। यस, इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर देन आंसर्स वर वेरी इजी। चलिए अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि खुद को मेरी जगह पे रख कर देखो, तब तुमको मेरे प्रोफेशन के प्रॉब्लम समझ में आएंगे। ठीक है, क्या बोला है? पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। वो बोल रहा है खुद को मेरी जगह पे रख के देखो। खुद को मतलब स्वयं को। स्वयं बोलने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन होता है पुट योर सेल्फ। ठीक है, या फिर पुट योर सेल्फ। अब वो डिपेंड करेगा आप सिंगुलर को बोल रहे हो कि प्लूरल को। ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? स्वयं बताने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव का। अब देखो जरा, हमने एक बात कही थी, जैसा हमारा एक प्रोनाउन होगा वैसे आगे की बातें भी वैसे की वैसी आपको यूज करनी है। वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट, ठीक है, विथ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। बात की शुरुआत तो आपने वी से करी है। बात की शुरुआत तो आपने वी से करी है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू भी कैसे करना पड़ेगा? आवर सेल्फ से ही। वन सेल्फ नहीं आएगा भाई, क्या आ जाएगा? आवर सेल्फ। ठीक है, चलिए
To some extent, bank loan officers decide whom projects and or businesses are worth pursuing and are deserving of capital. बहुत सारे एक्सटेंट तक जो लोन ऑफिसर्स होते हैं ना बैंक में, वही डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को सच में लोन देने की, किन बिजनेसेस को जरूरत है। अब आप बेसिकली यहाँ पे पिक करने की बात कर रहे हो। जो बैंक के लोन ऑफिसर्स होते हैं वो पिक करते हैं कि किसको लोन देना है, किसको नहीं। पिक करने के लिए हमेशा आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए वो कौन होता है, विच। देखो जरा कौन से वाले सेगमेंट में आंसर आ रहा है आपका, बी वाले में आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बैट। चलो हम बढ़ते हैं अभी आगे। वेरी वेरी इजी, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था, एक्सेप्ट, लेट और बिटवीन, 3 शब्द सिखाए थे। 3 शब्द में छोटी सी बात, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस तो कौन होता है भाई, मी। बिटवीन यू एंड मी यू आर द काइंडर वन, ठीक है। तो बिटवीन यू एंड आई नहीं आएगा, बिटवीन यू एंड मी आएगा। वैसे यू को तो आप विभाजित कर ही नहीं सकते, यू तो दोनों केस में सेम हो जाता है। ओके, नाउ दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में, और वही मैंने आपके प्रैक्टिस सेशन में डाला है। भाई प्रोनाउन का यूज कब करते हो? जब नाउन अपनी बात एक बार बता के फुल स्टॉप लगा के खत्म करता है, फिर अगले वाक्य से आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है ना। मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, दिस सेंटेंस इज बीइंग कंटिन्यूड। बेटा यहाँ पे कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। और चलते सेंटेंस में कैसे यूज हो सकता है प्रोनाउन? यहाँ पे तो प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं थी। देखिए इंग्लिश का कोई भी वाक्य वैसे तो इस सेगमेंट में जाता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कहीं बीच में जबरदस्ती प्रोनाउन थोड़ी लिख देते हैं। जब ये बात पूरी कंप्लीट हो जाती है तब हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं किसी प्रोनाउन से। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलते वाक्य में नहीं हमको कहीं पे भी प्रोनाउन बना देना है, ये है बहुत ही गलत। आपको इसको ओमिट ही करना पड़ जाएगा, सीधे हम इसको बाय बाय कर देंगे, टाटा कर देंगे। अब हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो गया है। तो देखो जरा सही वाला सेंटेंस कैसा हो जाएगा, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। ओके, I move on to the next one. So here comes the most favorite part of mine, which is वर्ड सीखना है। अब तब क्या करें? चलो आज मैं बताने वाली हूं अंतर। ओके, पिछली वाली जो सीरीज थी उसमें एक वर्ड रूट बताया था, आज अंतर बताने वाली हूँ। बड़े ही इजी वर्ड्स हैं लेकिन कैसे इनके मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं आपको 3-4 शब्द बताने वाली हूँ जिनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। ये सबने सुने हैं, देखिए जरा। यस, आप सबने ये छोटे छोटे वर्ड सुने हैं। इन सबका मतलब होता है देखना। लेकिन कब कौन सा यूज करें भाई? क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उसमें ये ऑप्शंस बन के आ जाते हैं और करते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। जब भी कोई पॉइंट आउट करे, कोई बोले देखो वो सीनरी देखो, ठीक है, वो ट्रेन देखो, वो बस देखो, तो पॉइंट आउट करने वाली बात हो गई। उंगली दिखा के बोला देखो भाई, उसी की बात हो रही है। जब किसी को पॉइंट आउट करके देखने की बात हो जाती है बेटा, तो यहाँ पे एक ही चीज होती है, प्रयोग, लुक। इसीलिए देखेंगे वाक्य को, लुक एट द पिक्चर। व्हाट इज इट सेड? लुक एट द पिक्चर, लुक एट द सीनरी। यस, बात समझ में आई आप सबको, है ना। लेकिन अगर मूवी की बात होती है, टीवी देखने की बात होती है, तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि लुक एट द टीवी, लुक एट द मूवी? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम क्या बोलते हैं? वॉच द टीवी, वॉच द मूवी। क्या आपने वो वेब सीरीज देखी है? डिड यू वॉच द लेटेस्ट वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स? ठीक है, तो ये इसका प्रयोग देखिए, सबका प्रयोग अलग अलग है। मतलब तो सेम है वर्ड्स का, लेकिन यूजेज कैसा है, अलग अलग। जब हम बात करते हैं घूरने की, पुलिस ऑफिसर ने चोर को, क्रिमिनल को एकदम जोर से घूरा, तो उसको बोलते हैं स्टेयर करना। वो लुक नहीं कर रहा था, वो स्टेयर कर रहा था। और सी जो होता है इस पूरी वर्ड फैमिली का सबसे वीक मेंबर होता है। वीक मेंबर का मतलब होता है जो कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो सी आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हो, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। लेकिन लुक पॉइंट आउट करने के लिए, वॉच हमेशा टीवी, वेब सीरीज, इस टाइप की मूवीज वगैरह देखने के लिए, और स्टेयर मतलब घूरना। तो ये थी आज आपकी वर्ड क्लस्टर की सीरीज का अगला पोर्शन, और यही होता है आपका प्रोनाउन का लेक्चर खत्म। आगे भी मैं आती रहूंगी और आपको वर्ड रूट्स और वर्ड फैमिली से वाकिफ कराती रहूंगी। थैंक यू सो मच।